वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मोहतरम फखर में खुश आमदीद है जनाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जजीला असलम साहिबा को लिखे जाने वाले एक खत ने शायर दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के मकीनों के अंदर न सिर्फ खलबली मचा दी है, बल्कि काजी के इस जारहाना मूड को देखकर ईमानदारों के न सिर्फ हाथ पांव फूल गए हैं, बल्कि वो सर जोड़ कर बैठ गए हैं और इस बात पर गौर करेंगे पायन मुकाबला कि में करना है। जब पाई उतर गया और अगर पाइप उतर गया तो फिर इसका मतलब ये है जनाब, इस ये हमारी मंजी ठोक ही ठोके। इस वाले से खबर गर्म है कि जनाब सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत से मुत्तसिल रिहायशी ब्लॉक के बजाय ईमानदारों ने इस मर्तबा एक बैठक का एहतमाम किया था और ये बैठक बजाय इसके कि उस रिहायशी ब्लॉक के अंदर मुनक्कद की जाती, जिसके नतीजे में उनको शायद इस बात का गुमान था कि पायना खबर लीक हो जाएगी, लेकिन खबर जब पायन रुकती नहीं, खबर तो जनाब लीक होके रहती रहती है। पता चल जाता है कि कौन किस जगह पर क्या क्या कर रहा है। लोग की पायन बड़े सियाने हो गए ने। अब फिर होता यह है कि इस बात का फैसला किया जाता है कि रिहायशी ब्लॉक की बजाय किसी प्राइवेट जगह पर जो है वो बैठ के तो एक महफिल मुशावरत सजाई जाए। फिर इस हवाले से जो कुर्रा फाल है वो निकल आता है एक बंदे के साथ, जो भी इस इंसाफ के मंदिर के अंदर भगवान बने बैठे हैं, उनमें से किसी एक बंदे की रिहायशगाह के ऊपर इस बात का कुर्रा निकल आता है। और फिर इस्लामाबाद की एक, जिसने शायर दस्तूर एक मारूफ शायरा है, इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर एक और शायरा है जो मारगला पहाड़ियां जो है ना उसके बिल्कुल साथ साथ चलती है और मारगला पहाड़ियों की मुनासबत से उसको मारगला रोड कहा जाता है। और मारगला रोड के बिल्कुल अपोजिट जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं ना वो वहां पर मौजूद हैं और शायर दस्तूर मारगला और मारगला रोड के बिल्कुल साथ एक सेक्टर है जिसको F6 का नाम दिया गया है। उस F6 सेक्टर के अंदर एक निजी रहायशगाह है जो कि शायर दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के एक मकीन की जाती मलकियत है। तो ये जो महफिल मुशावरत है ये उस जो है ना शख्सियत की जाती रिहायशगाह पर सजाई जाती है और फिर वहां पर इस बात के ऊपर गौर किया जाता है कि जनाब इससे अब कैसे निपटना है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से एक स्मार्ट मूव की गई है। काजी साहब को तो इस बात का अंदाजा है कि जनाब ये जो गेंद आई है इसको मैंने कैसे खेलना और कैसे ग्राउंड से बाहर फेंकना है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने स्मार्ट मूव करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी मोहतरमा जजीला असलम साहिबा से सवाल पूछे हैं कि मुझे इस बात की इत्तला मिली है, ये वो नोट है जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने लिखा है और इस नोट की रोशनी के अंदर ये मुझे इस तरह लगता है जैसे कवायद की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इसके बारे में रिपोर्ट दें। अब ये जो बैठक जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस बैठक के अंदर इस बात का फैसला किया गया या इस बात के ऊपर मुशावरत की गई कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की इस मूव को कैसे नाकाम बनाना है। इस वाले से कुछ चीजें सामने आती हैं। एक खबर तो ये सामने आती है कि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जो अभी तक जारी नहीं हुआ, उस नोटिफिकेशन के इजरा के लिए दरखास्त जारी जाएगी और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा कि जनाब वो कौन सी तारीख है, कब तक आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो सीनियर प्यूनी जज हैं उनका आप बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और अगर आप अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे तो बराह करम इसकी वजूहात से आगाह किया जाए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के तवस्सुत से एक दरखास्त दायर की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें सदर ममलिकत के दस्तखतों से जारी होने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, तरमीमी ऑर्डिनेंस, उसको चैलेंज किया जाएगा और ये बात कही जाएगी कि जनाब पार्लियामेंट का जो सेशन है अब चंद रोज बाद होने वाला है और पार्लियामेंट का सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के मुलतवी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को जारी किया गया, इस ऑर्डिनेंस को नाफिज किया गया और इसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर हमला आवर होते हुए मौजूदा सूरत हाल जहां पर एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान तनाव में इजाफा हो रहा है, इसके अंदर इस दरार को वसी करना था और एग्जेक्टिव अदलिया के ऊपर हावी होना चाहती है और उसी लिए इस ऑर्डिनेंस को जारी किया गया है। लिहाजा इस ऑर्डिनेंस को काला दम करार दिया जाए। अब अगर हाई कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को काला दम करार देगी तो फिर यकीनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस जाएगा
तो उस वक्त चूंकि वो ऑर्डिनेंस काला दम हो चुका होगा, ये इमरानदारों का मानना है कि वो काला दम हो चुका होगा, लिहाजा काला दम होने के बाद जो पुरानी कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम की गई है, वो ना सिर्फ दोबारा रिवोक हो जाएगी बल्कि वो बहाल होने के बाद वही फैसले कर सकेगी उन्हीं इख्तियारात के तहत जो उसके पास पहले से ही मौजूद होंगे। यानी चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे, और यहाँ पर जो फैसला होगा इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला दम करार देने का, उसके ऊपर जो बेंच बनेगा उसके लिए फैसला इसी कमेटी के जरिए होगा, और इसके बाद उनका ये मानना है कि शायद हम चीजों को किसी न किसी तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इसी मीटिंग के बाद बताया यह जाता है कि एक और शख्सियत की तरफ से जिसकी रिहाइशगाह के ऊपर ये मुलाकात हुई थी और वहां पर महफिल मुशावरत भी सजाई गई थी, वहां पर रोटी पानी का बंदोबस्त भी था, चाय का भी बंदोबस्त था। उस चक्कर के अंदर मुख्तलिफ जो आजकल दस से पता है आपको प्रॉब्लम क्या बन गई है? प्रॉब्लम ये बन गई है कि अब मुल्क के दीगर इदारों की तरह जुडिशरी के अंदर भी ये जो मीडिया के ऊपर मौजूद रहने की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती चली जा रही है, और मीडिया के ऊपर मौजूद रहने की इस ख्वाहिश ने बहुत सारी खराबियों को जन्म दिया है। उसके नतीजे में ये बात इस वक्त बल्कि माजी में भी मौजूद थी कि कौन सा यूट्यूबर या कौन सा जर्नलिस्ट किस जज के ज्यादा करीब है या उसके इन्फ्लुएंस में है, और फलां जर्नलिस्ट अगर ये बात करेगा या किसी मौकफ का इजहार करेगा या अपनी राय का इजहार करेगा किसी भी ऐसे मामले पर जिसका ताल्लुक जुडिशरी से होगा, तो वो उस जर्नलिस्ट की राय या उस यूट्यूबर की राय तस्वुर नहीं होगी बल्कि वो उस जज साहब की राय मुबैना तौर पर तस्वुर की जाएगी। अब इस मीटिंग के बाद जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं जिनमें मतीउल्लाह जान साहब शामिल हैं, असदूर साहब शामिल हैं, साकिब बशीर साहब शामिल हैं वगैरह वगैरह, वो ना सिर्फ खम ठोक कर मैदान में आए हैं बल्कि उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने ना सिर्फ एक तवील तरीन ट्वीट करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले आप जो एक शोकाज नोटिस आप इसको कह सकते हैं, उसकी ना सिर्फ धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है बल्कि उन्होंने इस नोटिस या इस शोकाज नोटिस की आड़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर बहुत सारी चीजों का मलबा डालने के साथ साथ इस बात का इल्जाम भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर आयद किया है कि एक जज 8 जजेस के फैसले को किसी भी तौर पर ओवरराइट नहीं कर सकता, ओवरटर्न नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उसको डस्टबिन में नहीं डाल सकता। और उनका ये कहना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ये जो इकदाम किया गया है ये ना सिर्फ 8 जजों के फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस फैसले को चैलेंज करने के या इस फैसले को काला दम करार देने के हवाले से लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जाम के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भी भेजना चाहिए। अब मतीउल्लाह जान साहब ने और बाकी दीगर दोस्तों ने मतीउल्लाह जान साहब के इस वजह से जिक्र किया कि वो उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, बड़ा लंबा चौड़ा सा ट्वीट था, उसके अंदर उन्होंने इस वाले से बहुत सारे अपनी राय का इजहार भी किया था, फिर उन्होंने अपना एक व्लॉग भी किया। अब अगर देखा जाए तो इस महफिल के बाद जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये उसी महफिल का फाइनल आउटकम है कि इस खत को जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहरीर किया गया है, इसको एक जज बामुकाबला 8 जजेस बनाया जाए और ये बात कही जाए कि चीफ जस्टिस ने 8 जजेस के फैसले को काला दम करार देने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ने, जो कि अगर अदालती रूल्स को देखा जाए तो एक जज है, एक जज की राय 8 जजेस की राय के ऊपर हावी नहीं हो सकती, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक जज की राय 8 जजेस की राय पर कैसे हो सकती है। एक रुकनी बेंच 8 रुकनी बेंच के फैसले को किसी भी तौर पर काला दम नहीं करार दे सकता। अब अगर 8 जजेस का फैसला है जो बुनियादी तौर पर 13 रुकनी बेंच का फैसला है, तो अगर उस फैसले को चैलेंज करना है या उस फैसले को काला दम करार देना है तो जो बेंच तश्कील पाएगा वो या तो 14 रुकनी होगा या 15 रुकनी होगा या 17 रुकनी होगा, तभी वो इस फैसले को नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि चीफ जस्टिस ने, जिसको मतीउल्लाह जान साहब ने अपना, चूंकि उन्होंने अपनी लाइन अगले मुस्तकबिल के लिए सीधी सूदी भी करनी होगी, ऐसा भी कोई मामला होगा, तो उन्होंने बुनियादी एक जो
اصول ہے یا جو ایک بنیادی نقطہ ہے اس کو نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان بلا شبہ ایک جج ہیں اور باقی بھی 8 جج ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ جو خط تحریر کیا ہے یہ ان 8 ججز کو تحریر نہیں کیا، یعنی یہ خط جو چیف جسٹس نے تحریر کیا ہے وہ نہ تو اس کو نے ایڈریس کیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، نہ ایڈریس کیا گیا ہے جسٹس منیب اختر کو، نہ جسٹس شاہد وحید کو، نہ جسٹس عائشہ ملک کو، نہ جسٹس اطہر من اللہ کو، نہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو۔ کسی 8 رکنی بینچ میں سے ایسے کسی جج صاحب کو ایڈریس نہیں کیا گیا اس خط کے آغاز پر۔ اس خط کو جس کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ ہے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم صاحبہ، اور اس خط کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو خامیاں ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اگر براہ راست جواب طلبی کی جاتی تو وہ ان 8 ججز کو خط لکھتے اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اس کی وضاحت دیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا۔ چیف جسٹس نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے یہ جو خط ہے یہ تحریر کیا اور خط تحریر کرتے ہوئے سوال پوچھے کہ بتایا جائے کہ یہ جو درخواست جس کے اوپر یہ وضاحت آئی ہے یہ کب دائر ہوئی تھی۔ دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ اس درخواست کو فکس کس نے کیا تھا، یہ درخواست تو جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کے روبرو آئی نہیں، اب اگر یہ درخواست سامنے نہیں آئی اور اس کے باوجود یہ فکس ہوئی تو کس جج صاحب کے سامنے فکس ہوئی، کس جج صاحب کی عدالت میں فکس ہوئی یا ان کے چیمبر میں فکس ہوئی۔ اس کے لیے کوئی کاز لسٹ جاری کی گئی جس کے اندر اس بارے میں اطلاع دی گئی ہو، فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہوں کہ جناب یہ درخواست فکس ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے 9 سوالات کو جنریٹ کیا ہے، اور یہ باز پرس 8 جج صاحبان سے نہیں ہے بلکہ یہ باز پرس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹرار محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ سے ہے۔ اب جو جزیلہ اسلم صاحبہ کا جواب ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ ان 9 نکات کے جواب میں ان کا جواب یہی ہوگا کہ جناب آفس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ درخواست کب آئی ہے اور اس درخواست کے اوپر عمل درآمد کب ہوا ہے۔ وہ اس بات کو تو تسلیم کر سکتے ہیں کہ جناب یہ درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شاید آئی ہے، ہمارے ریکارڈ میں موجود ہوگی، لیکن یہ فکس کب ہوئی اس کا ہمیں نہیں پتا۔ کچھ اس طرح کا جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہوگا وہ اس ریکارڈ کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے جس کے اوپر غور کیا جانا چاہیے کہ یہ جو جواب آئے گا محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ کا اس کے بعد کیا ہوگا، کیا اس کے بعد یہ جو جواب ہے اس کی روشنی میں چیف جسٹس آف پاکستان یہ جو وضاحت ہے اس کو کالا دم قرار دے سکتے ہیں، اور کیا یہ جو درخواست جس پر جواب آئے گا اس کو لے کر 8 ججز کو خط لکھا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ جناب میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے آپ اس کے بارے میں وضاحت دیں، تو پھر یہ براہ راست جواب طلبی ہوگی 8 ججز سے۔ فی الحال یہ جو جواب طلبی ہے یہ محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ سے ہے، البتہ یہ جو محفل مشاورت ہے اس کو وسیع بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو بنیادی آبجیکٹو ہے ایک تو اس خط کو متنازع بنانا اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کلیئرٹی حاصل کرنا کہ ان کے لیے کب تک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کوشش اور خواہش یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے کمنگ ویک کے اندر پیر منگل کو یہ چیلنج ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اس آرڈیننس کے اوپر حکم امتناع لینے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو کالا دم قرار دینے کی کوشش کی جائے گی، اور انہی 2 صورتوں کے اندر پرانی کمیٹی کو بحال کیا جائے گا، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ اصل گیم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس گیم کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ قاضی تو جناب خم ٹھوکر میدان میں آ بھی گیا ہے، اور یہ جو محفل مشاورت ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پائن ایدہ مقابلہ کہ میں کرنا ہے، ایدہ پائن مڑ نہیں رہا، مغروں نہیں لے رہا، اور قاضی نے مجھے نہیں لگتا اتنی جلدی مغروں لینا ہے نہ دے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔